हम वैसे किसान के बेटे हैं। जब नौकरी कर रहे थे, आई थिंक 4 साल हो गया था नौकरी करते करते, दोनों को लग गया कि ये जो नौकरी की जो लाइफ है ये हमको जम नहीं रही है। तो लोगों को प्रोडक्शन निकालना आता है, लोगों को फार्मिंग करना आता है, और वो माल जब आप बेचने जाओ तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। आप भी एक गांव से, खेती से ब्रांड खड़ा कर सकते हो। बड़े पेड़, मध्यम पेड़, छोटे पेड़, ये सिस्टम हो गया आपको इंटरक्रॉपिंग करने के लिए। पर इसका ऑब्जेक्टिव एक है कि अगर आप अलग अलग प्रकार के पिक लगाओगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप अच्छा कर पाओगे। दुनिया में हमारे कस्टमर्स तकरीबन 50 देशों में हैं। ब्रांड तो टू ब्रदर्स है, लेकिन पीछे बहुत सारे सिस्टर्स का सपोर्ट है। दो भाई, एक सफल कॉर्पोरेट करियर और फिर एक दिन एक जुनून, कुछ अलग करने का, कुछ ऐसा जो केवल बिजनेस ही नहीं बदलाव लाए। और यहीं से शुरू होती है टू ब्रदर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया के स्पेशल पॉडकास्ट में। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस भी है, आप दोनों भी बैंकिंग प्रोफेशनल्स रहे हैं और मैं भी एक बैंकिंग प्रोफेशनल ही थी पहले। अरे वाह, क्या बात है। थोड़ा अपना इस ट्रांजिशन के बारे में बताइए, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। तो हम वैसे किसान के बेटे हैं। ये जो गांव है हमारा, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ और पिताजी को लगा कि खेती बाड़ी में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए हमें बोर्डिंग में डाला गया। पूना में बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ पे डाला गया। और वो बोले कि आप नौकरी करो, एमबीए करके बड़े शहर, बड़े देशों में जाओ। तो हमने एमबीए करके नौकरी शुरू किया। तब कैंपस से कोटक आया था और सिटी बैंक था, तो हमको वहीं पे नौकरी मिल गई। और इससे मैंने भी एमबीए किया। उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ एचडीएफसी बैंक में। उसके बाद फिर एचएसबीसी में काम किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम किया। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई। तो सर, टू ब्रदर्स का आइडिया आपको कब और कैसे आया, उस मोमेंट के बारे में प्लीज कुछ बताएं। ये जो नौकरी कर रहे थे हमारा जो हमारी छुट्टियां थी, दिवाली और समर हॉलीडेज, वो हम गांव में बिताते थे। तो गांव में आपने देखा है, पुराना घर है, सामने पहले गाय, भैंस, बैल सब रहते थे। तो उनके सहवास में हमारी पूरी छुट्टी गुजरती थी। और हम फिर दोपहर को खेत आए, लोगों के साथ बैठा, थोड़ा काम किया, स्विमिंग के लिए कुएं में चले गए। तो ये लाइफ हमने जिया था। और जब नौकरी कर रहे थे, आई थिंक 4 साल हो गया था नौकरी करते करते, दोनों को लग गया कि ये जो नौकरी की जो लाइफ है ये हमको जम नहीं रही है। पैसा अच्छा आ रहा था, डेजिग्नेशंस अच्छे आ रहे थे, दुनिया घूमने मिल रही थी, क्योंकि मल्टीनेशनल बैंक्स थे तो बाहर जा रहे थे हम। लेकिन ये सब करके भी कोई मज़ा नहीं आ रहा था। और जब हमने सोचा कि यार एक ही ज़िंदगी है जीने के लिए, क्या करना चाहते हैं हम, अगर हम वही करना चाहते हैं जो समाज हमें करवाना चाहता है, लेकिन जिसमें हमको मज़ा नहीं आ रही है, या हम वो करना चाहते हैं जो हम खुद पर्सनली हमको बहुत पसंद है, बल्कि समाज उसे कोई आपको मान्यता देता नहीं है खेती करने के लिए, और वापस गाँव आने के लिए कोई मान्यता देता नहीं है। और हमने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, चलो करके देखते हैं खेती। और 10-12 साल पहले फिर छोड़ के हम वापस गाँव चले आए। तो काफ़ी साल से बातचीत हो रही थी कि क्या हम नौकरी छोड़े, क्या हम खेती करें। बट एक रात स्पेसिफिकली जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे, और फिर घर में ही कुछ 11-12 बज गए थे, सब सो रहे थे। हमने सोचा थोड़ा बाहर जाके बात किया जाए। तो हम आए पुणे के रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे एक शॉप होता था जो रात भर खुला होता था। और फिर वो प्लेटफॉर्म पे हम चल के बात कर रहे थे कि यदि हमने ये निर्णय लिया तो व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग, फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे। और ये सब बात करते करते बाय द टाइम इट वाज ओवर, सुबह के 5 बज गए थे। वो रात एक थी जहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया, हमने सब नेगेटिव्स काउंटर इन कर लिए कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, और फिर कहा कि चलो ठीक है, ये रिस्क लेते हैं। तो सर, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी प्लेयर्स उतर चुके हैं मार्केट में, तो आपका इनिशिएटिव उनसे कैसे डिफरेंट है? तो हमने जब ये शुरू किया फार्मिंग, तो जैसे बोला, हम किसान के बेटे हैं और हमने खेती देखी थी।
और जो हमारे साथ हमारे सहकारी है खेत में जो काम करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 40-50 सालों में खेती की जो उत्पाद है वो कम होते जा रही है। जैसे कि पहले 1 एकड़ में 80-90 टन गन्ना निकलता था, अभी वो 30-35 टन तक आ गया है। और जो इनपुट्स है वो तो 4 गुना 5 गुना हो गया है। जो पानी धरने की, जो पानी होल्ड करने की क्षमता है जमीन की, वो बहुत ही कम हो गई है। तो ये सारा हम सुनते आ रहे थे। तो ये कुछ हमें लगा कि ये मतलब सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए हमने फिर, जैसे आप उसको ऑर्गेनिक खेती कहो, सस्टेनेबल फार्मिंग कहो, नैसर्गिक खेती कहो, तो उसके बारे में हमने रिसर्च शुरू किया और इस तरीके की खेती की पद्धति अपनाई, बेसिकली जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है, जिसमें कोई हाइब्रिड या जीएमओ सीड्स की इस्तेमाल नहीं होती है और मिश्र पिक पद्धति की खेती होती है। ये हमने बहुत ही प्रयोग करके सीखा पिछले 10 सालों में, वेरियस कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस करके फिर हम इस पे आ गए कि मिक्स फूड फार्मिंग होना चाहिए, नेटिव सीड्स, एयरलूम सीड्स होना चाहिए और उसमें से जो प्रोड्यूस निकले उसका कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए जो कि 12 महीने शेल्फ पे टिके और जिसे कोई भी कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत ना पड़े। तो बहुत सारे ब्रांड्स जो ऑर्गेनिक, नेचुरल, केमिकल फ्री ब्रांडिंग करके माल भेजते हैं, वो किसान नहीं है। उन्होंने शुरुआत खेती से नहीं किया है, वो शहर में बैठ के अच्छा डिजाइन, अच्छा मार्केटिंग लैंग्वेज, बाकी सारा आउटसोर्स्ड है। तो हम 2-4 ब्रांड ही है इंडिया में जो जमीन से लेके ऊपर शेल्फ तक काम करते हैं, मतलब खुद की खेती भी है, किसानों के साथ काम करते हैं। हमारा बहुत बड़ा टीम है जो किसानों को हैंड होल्ड करता है सीड से लेके हार्वेस्ट तक। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 2 लाख स्क्वायर फीट पे, जहाँ पे ये सारा प्रोडक्ट बनता है। बनने की तरीके भी यूनिक है, इसमें कोई भी प्रेजर्वेटिव, एडिटिव, बाइंडर, फिलर, कलर, एसेंस, परफ्यूम नहीं होता। तो ये जो यूनिक तीनों बिजनेसेस हम संभालते हैं, ये हमारी यूनिकनेस है। तो मतलब ये है कि सॉइल कंजर्वेशन को आपने अपने बिजनेस का ही कोर बना लिया। हाँ जी, हमने समझा कि जब हम नैसर्गिक खेती करना शुरू करें तो उत्पाद गिरती है, तो वो अगर आप अच्छे दाम पे ना बेच पाओ तो फिर आपका फाइनेंशियली ये वायबल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ब्रांड हमने खड़ा किया कि ऐसे तरीके से जो उगाया हुआ अन्न है और प्रोडक्ट्स है उसको उसका सही दाम मिले। कोई लोग बोलते हैं महंगा है, बट मैं बोलता हूँ कि उसका सही दाम है। सही दाम है जिसकी वजह से हम ऐसे तरह की खेती कर पाए और अभी लगभग 5,000 किसान हमारे से जुड़े हुए हैं। ऑल्सो जब हमने शुरुआत की तो बिजनेस इंटेंशन था ही नहीं, खेत अच्छा लग रहा था, इंटेंशन था कि यहाँ पे आओ, नौकरी काफी साल की थी, तो खेती करना, खेती में एंजॉय करना और खेती में इंटरेस्ट लेके और क्या कर सकते हैं, खेती को, मिट्टी को और उसका उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इंटरेस्ट था। बिजनेस एंगल जो है वो काफी साल बाद में आ गया। तो सर वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस क्या देखते हैं आपके मार्केट में, चैलेंजेस क्या हैं या फिर फार्म पे क्या चैलेंजेस हैं, फार्मर्स के साथ क्या चैलेंजेस हैं? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस बहुत है। एक तो जो पद्धत अपनानी चाहिए नैसर्गिक खेती, जैविक खेती में, वो पद्धत कोई विद्यापीठ सिखाता नहीं है, बहुत सारे किसान करते नहीं है। आई थिंक 99% किसान कन्वेंशनल केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते हैं। तो नो हाउ, मतलब जानकारी इस पद्धत खेती की ये अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, इसमें ज्यादा कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, कोई साइंटिफिक बॉडी, कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ज्यादा रिसर्च नहीं कर रही है। तीसरी बात, अभी जैसे हमने जब शुरुआत किया तो हमको वो जो देसी बीज चाहिए था वो हमें पूरे भारत भर खोज के वो लाना पड़ा। ऐसे कोई सेंट्रल पॉइंट गवर्नमेंट का नहीं है जहाँ पे वो मिल सके। आप आसानी से जाके 10 किलोमीटर में जो यहाँ पे एक छोटा बड़ा गांव है अकलूजा इंदापुर, वहाँ पे आपको 10 सीड के दुकानें मिल जाएंगे। तो केमिकल वाले सीड्स आपको सब जगह मिलते हैं, हाइब्रिड वाले सीड्स आपको हर जगह मिलते हैं, लेकिन जैविक खेती करनी है तो आपको जो देसी बीज चाहिए वो हर जगह मिलता नहीं है। दूसरी बात, जो खाद होता है, हम अभी, हमारे पास गाय है तो वो गोबर का हम खाद बनाते हैं, लेकिन मोर इफेक्टिव खाद या उसमें भी ज्यादा रिसर्च ये अभी तक हुई नहीं है। वो एक दूसरी अड़चन है। और तीसरी बात, आप वो ट्रांजिशन पीरियड कैसे हैंडल करो। 50-60 साल आपने केमिकल फार्मिंग किया है, आपने मिट्टी की जो
फर्टिलिटी है वो कम कर दी है, उससे बढ़ाने के लिए 7-8 साल तो लगते हैं। तो वो ट्रांजिशन पीरियड आप कैसे हैंडल कर पाओ, वो है। और आखिरी बात यह है कि आप अगर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो इसके अराउंड जो डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटीज, फीस, ऑडिट्स, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब आसानी से कोई किसान कर नहीं सकता। हमारे साथ जो जुड़े हुए किसान है, हमारा पोर्टफोलियो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है और नॉन सर्टिफाइड भी है, लेकिन सर्टिफाइड के लिए जो किसान जुड़े हुए हैं उन्हें हम खुद हैंड होल्ड करते हैं। हमारी टीम है जो उनके सारे सर्टिफिकेशन प्रोसेस, उनके फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें करती है। तो ये सारा 5-6 मोटे मोटे चैलेंजेस है जैविक खेती के अराउंड। आई थिंक सबसे बड़ा पेशेंस है। जब आप स्विच करते हो केमिकल से, जैसे उन्होंने कहा केमिकल से ऑर्गेनिक में, तो करीबन 3-4 साल लग जाते हैं पूरा इकोसिस्टम सेट होने में। तो वो पेशेंस रखना 3 साल, वो बड़ी बात है। तो सर, अपने काम में मल्चिंग पे आपने काफी खास जोर दिया है, तो इस सॉइल प्रिजर्वेशन में इसके क्या खास फायदे हैं? जनरली मोटा मोटा जैसे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी बोलते हैं कि जैविक खेती में, नैसर्गिक खेती में 4 तत्व है। एक आपने बराबर बोला मल्चिंग का है। मल्चिंग मतलब आपके खेत में जो भी बचा हुआ पाला, लीव्स है, जो कटिंग, प्रूनिंग्स, ये सारी चीजें जो किसान जला देते हैं, ये आप उसको जमीन पे फैला दो, तो ये कार्बन है। ये कार्बन वापस मिट्टी में जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो भी बैक्टीरिया, फंगाई, नेमाटोड, प्रोटोजोआ और अगणित सूक्ष्म जीवाणु है, ये कार्बन उनका खाद्य है। और जितनी संख्या ये सूक्ष्म जीवाणु की बढ़े, उतना आपकी मिट्टी और फर्टिलिटी आपकी बढ़ती रहती है। तो मल्चिंग एक हो गया। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, मतलब आप मोनोक्रॉपिंग पे ना जाए, आप एक दल, द्विदल, वनस्पति, इन सब का मिश्र लगाए। तो उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होती है, उसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होती है। कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला क्रॉप है, कोई उसमें से लेने वाला है, तो आपका ये सॉइल बैलेंस रहता है। तीसरा है कि आप खाद जो है, गोबर, उसको आप पानी में मिला के, गुड़ डाल के आप उसकी जो सूक्ष्म जीवाणु की संख्या है उसको बढ़ा के आप उसको फैला दो खेत में, ताकि वो सूक्ष्म जीवाणु खेत में और जमीन में आए। फिर जो कार्बन अवेलेबल है उससे वो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। और चौथा तत्व है ये बॉर्डर ट्रीज। आपने देखा होगा उस तरफ बैम्बू है, हमने तकरीबन आई थिंक 9,000 बैम्बू के पेड़ लगाए पूरे खेत के अराउंड। तो एक वॉल खड़ा कर दिया है, इसको फॉरेस्ट वॉल बोलते हैं, ताकि बाहर की जो हवा है उसका स्पीड आपके खेत में आते आते कम हो जाएगा। आपकी जो बाष्प बहन, इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो खेत को पानी कम लगता है। और माइक्रो क्लाइमेट जो होती है खेत में, ये 4 से 5 डिग्री कम रहती है। आप देखो आज ये अप्रैल का महीना है, समर शुरू हो गया है, आप खेत में हो, ज्यादा गर्मी नहीं महसूस हो रही है। आप बाहर जाके बैठो किसी और के खेत में जहाँ पे ये बॉर्डर ट्रीज नहीं है, आपको 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और ये बॉर्डर ट्रीज पे आप सुनते होगे तो बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तो ये भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो ये 4 मोटा मोटा तत्व है जैविक या नैसर्गिक खेती के। तो सर, फूड फॉरेस्ट का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आपका, उसके बारे में जरा प्लीज कुछ बताइए। फूड फॉरेस्ट, जब हमने ये रिसर्च चालू किया था, हम अनेक किसान के फार्म पे गए थे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। तो जहाँ पे सिर्फ एक पिक पद्धत होती है, मोनोक्रॉपिंग जिसे कहते हैं, पर जब आप बहुत सारे अनेक प्रकार के अलग अलग क्रॉप्स लगाते हो, तब हर एक का जो बैक्टीरिया अट्रैक्ट करता है, रूट सिस्टम, वो अलग अलग रहता है। तो उसमें से ही अगर आप मोनोकॉट, डाइकॉट या एक दो द्विदल प्रकार के अलग अलग पिक लगाते हो, हमने चालू किया था 2 अलग क्रॉप्स के साथ, फिर एक्सपेरिमेंट किया 4, 8, 16। तो आई थिंक अभी यहाँ पे जो आपका फार्म है आपके पीछे, वहाँ पे करीबन हमने 15-16 अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स लगाए। उसका सिस्टम ऐसा है कि हर एक 15 फीट पे हमने बड़े वाले क्रॉप्स लगाए, जो बड़े पेड़ होते हैं, जिनका कैनोपी बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे जामुन का है, इमली का है। फिर हर एक उनके बीच में 7 फीट के डिस्टेंस पे हमने उनसे छोटे पेड़ लगाए हैं, जैसे कि मौसम्बी होगा, चिक्कू होगा, पेरू होगा। और फिर उनके भी बीच में जो क्रीपर्स है, जो आपके ग्राउंड नट्स है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, उनके बीच में आप लगा सकते हो। तो ये बड़े पेड़, मध्यम पेड़, छोटे पेड़, ये सिस्टम हो गया आपको इंटरक्रॉपिंग करने के लिए। पर इसका ऑब्जेक्टिव एक है कि अगर आप अलग अलग
प्रकार के पिक लगाओगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप अच्छा कर पाओगे। नाइट्रोजन करीबन एटमॉस्फेयर में 78.6% सब नाइट्रोजन है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको अलग एक दोल और दीदोल के ही रूट सिस्टम लगता है। मोटा मोटा majorly- फूड फॉरेस्ट पानी बचाता है। आप पेरेनियल लगा रहे हो, आप हर साल निकालने वाले पेड़ नहीं लगा रहे हो, तो पानी की मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है और आपको अलग अलग फल आते हैं। तो मार्केट अगर एक फल के लिए नीचा है ऊपर है तो आप उसको इवन आउट कर सकते हो। और अगर आप खुद का ब्रांड चलाना चाहते हो, उससे कुछ आचार, जैम, जेली, स्क्वॉश बनाना चाहते हो, तो आपके पास वैरायटी है। या आप अगर कोई फार्मर्स मार्केट में जाते हो, हर शनिवार रविवार शहर नज़दीक है, तो ये आपको एक स्प्रेड मिलता है। आपको 7-8 फल मिलते हैं जो आप ग्राहक को भेज सकते हो और आपकी इनकम में भी डाइवर्सिटी आ सकती है। तो मतलब आप किसानों को ये सलाह देंगे कि मोनो क्रॉपिंग की बजाय मिक्स क्रॉपिंग ज्यादा फायदेमंद नहीं, है? बिल्कुल। अगर हाँ? शहर नज़दीक है और फार्मर्स मार्केट या जो बाजार होते हैं उसमें अगर आप जाके भेज सकते हो, खुद का ग्राहक निर्माण कर सकते हो, तो ये पद्धत अच्छी है। अब अगर आपके पास 10 एकड़ है तो 10 एकड़ ये मत लगाओ, लेकिन 3-4 एकड़ ऐसी पद्धत लगाओ कि आपको वापस उसमें हर वक्त मेंटेनेंस ना करने की जरूरत हो। बाकी आप जो आपके मैनेज करने वाले आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो अभी हम किसानों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी खुद की एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है। जो भी किसान हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको हम गाइडेंस करते हैं, सीड से लेके हार्वेस्ट तक। जो भी इंटरवेंशंस है, फर्टिगेशन, पेस्ट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, इनके लिए क्या क्या सोल्यूशन, वो सब हमारी टीम उनको गाइड करती है। और ये होलिस्टिक तरीके से हम किसानों को हेल्प करते हैं। आई थिंक उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप खुद खेती कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 15 एकड़ का प्लॉट है, तो जब किसान आपको मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो ये लाइव प्लॉट हो गया उनको दिखाने के लिए। तो जब आप खुद कर रहे हो वही एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया लोगों को सीखने के लिए। आपने अपनी जर्नी में फार्मर्स को कैसे जोड़ा? धीरे धीरे जोड़ा होगा और आज बहुत फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उस जुड़ने के कारण उनको क्या फायदा पहुंचा है जमीनी स्तर पे? तो शुरुआत में जब हमने खुद 4-5 साल ये खेती की थी, तो तब कोई इंटेंशन नहीं था फार्मर जोड़ने के लिए, या मार्केटिंग कुछ नहीं था, ब्रांड नहीं था। पर जैसे हमारे आजू बाजू में वर्ड ऑफ माउथ फैलता गया कि इनकी खेती अच्छी है, ये केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ गाय के गोबर गौमूत्र पे कर रहे हैं, तो फिर काफी किसान देखने के लिए आने लगे और फिर उसमें से काफी इंटरेस्टेड हुए। फिर 4-5 किसान बोले कि हम भी ये फॉलो करते हैं जी। तो एक बहुत नेचुरल उनके साथ एसोसिएशन हुआ। और फिर जैसे मुझे लगता है जब हमने खपली गेहूं लगाया था, खपली एक गेहूं का पुराना वैरायटी है जिसका ग्लूटेन बहुत कम है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो वो गेहूं लगाने के बाद काफी फार्मर के ग्रुप्स आने लगे। उनको इंटरेस्ट आया कि आप ये कैसे कर रहे हो, और इवन गाय का मॉडल देखने के लिए कि गोबर गौमूत्र इसका मैनेजमेंट कैसे करते हो, इसको मिट्टी में कैसे डालते हो। तो फिर जो एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स होते हैं या एफपीओ होते हैं या छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं फार्मर के, वो काफ़ी आके इंटरेस्ट लेने लगे। फिर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक आत्मा बोल के विंग है उनका। अच्छा। तो जब वो गवर्नमेंट लोग सब यहाँ पे आए और उन्हें देखा, तो फिर उन्होंने काफ़ी फार्मर्स के बसेस भेजने लगे सिर्फ ये देखने के लिए। तो जहाँ पे इंटेंशन था आके फार्मिंग देखने के लिए, तो फिर लोग एसोसिएट होने लगे। फिर वैसे एसोसिएशन बढ़ता चला। पहले हम 2 ही लोग थे जो फार्मर के साथ काम कर रहे थे, अभी करीबन 16-17 लोग हैं और उस टीम को हम फार्मर रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं। ये सब बीएससी एमएससी एग्री स्टूडेंट्स है, 6-7 साल एक्सपीरियंस सबके पास है। और फिर ये हम फार्मर के साथ सीड स्टेज से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक कौन सी सीड लगानी है, अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल कौन सा यूज करना है, शेन गौमूत्र कैसे यूज करना है, ये सब प्रैक्टिसेस जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो अभी फास्ट फॉरवर्ड आज 10 साल के बाद एक टीम है, और जब स्टार्ट हुआ तब बहुत ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ था। तो सर एक रफली कितना बड़ा नेटवर्क होगा फार्मर्स का आप लोगों के साथ? अभी हमने ट्रेन किए हुए कुछ 20-24 हज़ार किसान हैं। अच्छा। बट जिसमें से 6-7 हज़ार किसान हमारे साथ काम करते हैं।
तो मेजरली महाराष्ट्र में ही है या और स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, कश्मीर में सैफरॉन फार्मर्स है, अच्छा मेघालय में लैकोडन टर्मिक करने वाले फार्मर्स है, जी। आंध्र में कुछ फार्मर्स है। लास्ट काउंट पर मुझे लगता है कुछ 17 राज्यों में फार्मर्स है। फार्म वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपका बहुत बड़ा काम है, तो किस तरीके से, थोड़ा एक प्रोसेस आप हमें बताएं कि कैसे होता है फार्म वेस्ट मैनेजमेंट? तो ये जब पेड़ है, इसका जो भी लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस, ट्रीज, जी या फिर हमारे ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी हद पे गन्ना उगाया जाता है। जी तो गन्ना जब काटा जाता है, उसके लीव्स, उसका फॉलिएज पूरा गिर जाता है। तो उसको न जलाना, या जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट्स में आजू बाजू में पराली जब गेहूं का सीजन होता है और वो गेहूं जलाते के हैं। जला देते हैं, जी तो वो वेस्ट को वेस्ट नहीं है, वो एक्चुअली गोल्ड है, वो आपका ऑर्गेनिक मैटर है। तो वो आपको सॉइल में वापस डालना चाहिए। और जो मल्चिंग आप कह रहे थे, ये एग्जैक्टली मल्चिंग है। तो सॉइल में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, और उनको उनका खाद, उनका जो खाना है, वो एक्चुअली ये सब फॉलिएज है, ये सब वेस्ट है। तो इसको जैविक खेती में गोल्ड कहा जाता है। तो वेस्ट कुछ नहीं है, ये सब जो सॉइल में जाके उसका कार्बन बढ़ाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आमतौर पर माना जाता है थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े हाई एंड होते हैं, तो कोई आपका ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि काम करता हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाने में? देखो, शुरुआत करोगे तो महंगा रहेगा। आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है जो आपके साथ जुड़ के सारी चीज़ें में आपको हेल्प कर सके। ओवर टाइम, जैसे हमने शुरुआत की थी तो हमारे सब चीज़ें काफ़ी महंगी थी जी। ओवर टाइम हम जैसे ही हमारे ऑपरेशंस बढ़ते रहे, जैसे ही एफिशिएंसीज आती गई, टीम्स आते गए, तो अभी ये सब सस्ता सस्ता होने लगा है। तो वो टिपिंग पॉइंट आया नहीं जहाँ पे वो आपके नॉर्मल प्रोड्यूस के साथ आप कंपेयर कर पाओ, वो कभी हो भी नहीं सकता। जैविक खेती में आपके उत्पाद कम हो जाता है, तो आपको थोड़ा प्रीमियम पे भेजना ही पड़ता है। तो ओवर टाइम लेकिन आप उसका प्राइसेस, अभी ओवर टाइम हमारे प्राइसेस कम कम होते जा रहे हैं। आई थिंक ये प्योरली डिमांड और सप्लाई का फंक्शन है। जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे और लोग जैविक खेती करेंगे, वैसे प्राइस न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी। सर, आपने फार्म टू फॉर्क ट्रेसेबिलिटी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो ये कंसेप्ट कंज्यूमर्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? आप जब कुछ नया कर रहे हो मार्केट में और आप बोल रहे हो कि मेरी चीज़ अच्छी है, केमिकल फ्री है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो आप अगर उसको आप बैक नहीं कर पाओगे साइंटिफिक एविडेंस के साथ जी। तो फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का एक स्लोगन हो गया। तो जब हम ये चीज़ें सब बोल रहे थे, लोग आके देख रहे थे, कभी सब आके नहीं देख सकते खेत या हमारे किसान के खेत, तो हमने फिर उनका जो भी डिटेल्स है, सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक, जैसे मैंने बोला कि हमारी एक टीम है जो उनको हेल्प करती है, वो टीम फोटो वीडियोस निकालती है, वो टीम लैब रिपोर्ट्स लेती है, हमारा खुद का लेबोरेटरी है, खुद के 20 फूड टेक्नीशियंस इन हाउस है जो सारा टेस्टिंग करते हैं। अभी ये सब डेटा किसान के साथ वाला बीज से लेके हार्वेस्ट तक, ये सब हम कैप्चर करते रहते हैं। ये हमारे लिए बैकएंड पे इसका महत्व है। इसको हमने क्या किया है, कस्टमर्स को फ्रंट एंड पे एक क्यूआर कोड देके, प्रोडक्ट पे क्यूआर कोड डाल के, आप भी कस्टमर बोल के आप सब देख सकते हो कि ये किसान किसने उगाया था, कहाँ पे इसकी खेती है, इस कौन सा बीज है, कब बोया था, उसमें फर्टिगेशन किस तरीके से हुआ है, इरिगेशन कब हुआ है, वीड मैनेजमेंट कैसे हुआ है, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे हुआ है, रेगुलर इंटरवल्स के फोटोज और वीडियोस देख सकते हो। इसका, इस गन्ने का गुड़ कब बना है और कब से शेल्फ पे बैठा है। तो ये डायनामिक ट्रेसेबिलिटी आपको मिलती है। ऊपर से हम बहुत सारे लैब टेस्ट और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं। जैसे कि लेटेस्ट हमने पूरे रेंज के लिए ग्लाइफोसेट फ्री सर्टिफिकेशन लिया है। अभी ग्लाइफोसेट क्या है, ये एक केमिकल है जो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के वीड मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो घटक होता है। अभी ये, इससे कैंसर होती है। अच्छा। तो आप जब सर्टिफिकेशन लेते हो ऐसा, तो वो भी हम क्यूआर कोड में डालते हैं ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से। तो ये सारा कुछ आप कस्टमर बोल के आप देख सकते हो और जुड़ेंगे। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, मतलब मैंने तो ये किसी ब्रांड में नहीं देखा आज तक। हाँ, मतलब वेरी क्योंकि यूनिक। मैंने आपको जैसे बोला कि ब्रांड्स सिर्फ ऊपर के लेवल पे काम करता है, जहाँ मार्केटिंग कर रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, लेकिन उनको एक तो खेती आती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है, किसानों के साथ काम करते नहीं है। तो सिंस हम तीनों एरिया में काम करते हैं, हम ये दिखा पा रहे हैं। तो सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और रीजनरेटिव फार्मिंग में क्या डिफरेंस है और क्या फायदे हैं इनके?
देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप मोनोक्रॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आप हाइब्रिड सीड्स भी यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको कोई केमिकल आपके खेत में डालना नहीं है। आप बाहर से भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड इनपुट्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप जब रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हो तो इसकी तुलना नैसर्गिक खेती से होती है। ओके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक लेवल है, इसमें मोनोक्रॉपिंग चलती है। रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग में मोनोक्रॉपिंग नहीं चलती। आपको मिक्स फूड फॉरेस्ट सिस्टम्स, आपको सॉइल हेल्थ, आपको मल्चिंग, आपको बॉर्डर ट्रीज, ये सारा करना पड़ता है। और जितने इनपुट्स है ये खुद आपको खेत पे बनाने पड़ते हैं। ओके। तो रीजनरेटिव मतलब आप जितना सॉइल से निकाल रहे हो उतना आप डाल रहे हो, तो ये रीजनरेशन हो गया। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक स्टेप ऊपर है। आपने वुमेन फार्मर्स में एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है, तो आप कैसे देखते हैं फीमेल्स की भूमिका फार्मिंग में? आई थिंक कोई भी किसान स्पेशली रूरल में, गांव में, खेत में सबसे ज़्यादा काम फार्मर्स या वुमेन ही करते हैं। उसके बाद जब हम प्रोसेसिंग में काम कर रहे थे, जब दूध का घी बना रहे हैं तो उसका दही लगाना, बिलोना करना, जी। ये भी जो स्किल सेट है रूरल एरियाज में, ये सब वुमेन के पास स्किल सेट है। तो हमारा खुद का एक जैगरी का प्रोसेसिंग यूनिट है, डेयरी है, जहाँ पे काफी हद पे वुमेन फार्मर्स काम करते हैं। तो आई थिंक इन जनरल 60-70% ऑफ आवर स्टाफ एटलीस्ट गांव में प्रोसेसिंग में ये सब वुमेन है। अच्छा। तो नेचुरली उसमें सब ये फिट बैठता है जो स्किल सेट है उनके। सर, गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर से आपको किस तरीके की सपोर्ट की उम्मीद है? सपोर्ट से अच्छा अगर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है अगर वो निकाल दे जी। तो फिर हर किसान के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि मैं बोल रहा था, गेहूं में अभी पूरे दुनिया में दाम चालू है 30-35 रुपए के करीब। इंडिया में किसान बेचता है 20-22 रुपए के करीब। अब गवर्नमेंट ने गेहूं के एक्सपोर्ट बंद करके रखे हैं क्योंकि डोमेस्टिकली उसका दाम बढ़े ना। क्यों, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये किसान के प्रोडक्ट पे ही ऐसे रिस्ट्रिक्शंस क्यों आते हैं? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप यूएस में जाके करो, यूके में, आपको कोई रोक नहीं सकता। जहां पे आपके स्किल सेट को सही दाम मिले आप वहां पे जाके करते हो। जी। अगर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है, कोई आईटी सर्विसेज बनाता है, तो वो दुनिया में कहीं भी बेचता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर किसान के एक्सपोर्ट और किसान के प्रोड्यूस पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? अगर मैं दुनिया के कस्टमर को भेज सकूं तो मुझे तो दाम अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक सपोर्ट से अच्छा रिस्ट्रिक्शंस निकाल दे, लेवल प्लेइंग फील्ड बना दो। और जो समझ है कि इंडियन फार्मर को सब्सिडी दी जाती है, ये ग्लोबल फाइंडिंग्स है कि इंडियन फार्मर को नेगेटिव सब्सिडी मिलती है, पॉजिटिव सब्सिडी नहीं मिलती। ओके। तीसरी चीज है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पानी का सिस्टम भी रिलायबल नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट इन डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी नहीं हो रहा है। Okay. तो वो बढ़ना चाहिए। और रिसर्च, जैसे कि अभी ये नया तरीका है गवर्नमेंट फार्मिंग का, जैसे जैविक खेती, इसमें गवर्नमेंट कुछ रिसर्च नहीं कर रहा है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स अपना पैसा डाल के रिसर्च करके कुछ ना कुछ आगे लेके आ रहे हैं। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि अगर भारत में हर किसान जैविक खेती करता है, यील्ड गिरेगा लेकिन जो न्यूट्रिशन है प्रोडक्ट में वो बढ़ेगा और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। आज दुनिया में डिमांड है जैविक खाद के लिए या ऑर्गेनिक फूड के लिए, लेकिन उतने किसान कर नहीं रहे हैं। तो व्हाई डजंट क्यों ना भारत सरकार ये लीड लेके इंडिया को ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्ट हब बनाए। I think in addition to this, सबसे important is with the government policy can come in is marketing में। तो फार्मिंग जो है वो एंसेस्ट्रल होती आ रही है, तो लोगों को प्रोडक्शन निकालना आता है, लोगों को फार्मिंग करना आता है, और वो माल जब आप बेचने जाओ तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। एपीएमसी है, 1 or 2 मंडीज है। तो मार्केटिंग साइड पे आप कैसे कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो और बायर्स इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप कैसे खड़े कर सकते हो ताकि किसान को अच्छा रेट मिले। तो सर, आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के जो एग्रीकल्चर में आपने काम किया, तो आपने तो एक ट्रेंड बना दिया, एक ट्रेंड सेटर हैं आप। तो आप इसको एग्रीकल्चर के भविष्य के लिए किस तरीके से देखते हैं? आगे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे ट्रेंड सेटर 1000 होने चाहिए। कुछ ना कुछ जो थिंकिंग पैटर्न है वो ब्रेक होना चाहिए। और
आप भी एक गांव से खेती से ब्रांड खड़ा कर सकते हो, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है। 50% जनता किसान ही है, जी। उनके बच्चों के लिए भी। आपको कोई पॉलिटिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ ज़्यादा पैसे होने की घर पे ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जिद चाहिए, और अभी मार्केट एक्सेस बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से आपको कस्टमर आसानी से मिल सकता है। तो आप खुद का छोटा छोटा ब्रांड बना के आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। आप दुनिया में, हमारे कस्टमर तकरीबन 50 देशों में है, आप दुनिया में आपका माल बेच सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि हम 2 पैसा कमा रहे हैं, इससे 1000 गुना जो इंस्पिरेशन हम जनरेट कर पा रहे हैं, खास करके जो किसान, युवक किसान है, जो किसान के बेटे बेटियां हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक ट्रेंड से भी ज्यादा खेती एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। जब हम स्कूल में थे, हमने जो भी सीखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब खेती में आता है। आप सॉइल साइंसेस के बारे में पढ़ रहे हो, आप सीड्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। तो ट्रेंड से भी ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट बहुत ब्राइट है, बहुत क्यूरियोसिटी है, तो उसका सब इम्प्लीमेंटेशन खेती में हो सकता है। तो सर, आपकी इस सफल जर्नी में आप लोगों का तो योगदान ऑफ कोर्स है ही, लेकिन आपकी बहन का भी बहुत योगदान है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। नहीं, बिल्कुल। हमारी वैसे 4 बहन है। अच्छा। उसमें से दूसरे नंबर की जो है दुर्गाताई, जी। जब हम शुरुआत किए थे और हम मार्केट कर रहे थे, तो उसको रेसिपीज बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। वो औरंगाबाद में है, छत्रपति संभाजी नगर में। तो वहाँ से वो आके बम्बई में हमारे साथ फार्मर्स मार्केट में कम से कम 5 साल उसने आके बिताया। अच्छा। और कस्टमर्स का फीडबैक लेके च्यवनप्राश, गुलकंद, लड्डू, ये सारी चीज़ें जो हमारी है वो दुर्गाताई ने बनाया। और आज भी वो उनका यूनिट चलाती है। कम से कम 150 लेडीज है जिनको वो रोजगार देके ये सारा प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ब्रांड तो 2 ब्रदर्स है, लेकिन पीछे बहुत सारे सिस्टर्स का सपोर्ट है। तो सर, आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, तो आप क्या, मुझे आपको क्या लगता है कि उनको कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए या फिर उन्हें भी एग्रीकल्चर को ही, इस काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए आपके? नहीं, उन्हें हम एक्सपोजर देते हैं खेती का, शहर में रहने का, जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसका। उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उनको वो करना चाहिए। That's the best. वो चीज आप जैसे पॉडकास्ट करने की हो, या फिर खेती करने की हो, या फिर और कुछ करने की हो, जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज करनी चाहिए। जो उन्हें अच्छा लगे वो करें। जो उन्हें अच्छा लगे तो ही आदमी समय बिताता है उसमें, तो ही अगर कोई अड़चन आया तो उसमें से निकल पाता है, और तो ही जिंदगी में वो मजा रहती है, नहीं तो फिर सजा हो जाती है। ये गलत रहेगा कि हम उनको कहें कि आप खेती करो क्योंकि हम कर रहे हैं। तो जिसे 5 फिंगर्स इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल। जिसका इंटरेस्ट जहाँ पे रहेगा जहाँ पे रहे। वो परस्यू करना चाहिए। तो सर, A2 घी जो है आपका सिग्नेचर प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस है मार्केट में। तो जो मिल्क प्रोडक्ट में आने वाले जो किसान हैं, जो इस पे काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहें, कुछ जानकारियाँ देना चाहें? हमने A2 घी चुना क्योंकि हमारे पास गाय थे, देसी गाय, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, हमको उनके खाद की जरूरत थी। तो दूध का क्या करे, इस सोल्यूशन के पीछे लग के हमने ये जो घी का तरीका है ये हमने शुरू किया जी। इसमें भी हमने सोचा कि क्यों ना हम उसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से हमारी दादी बना रही थी, ना कि मॉडर्न तरीके से जो क्रीम बेस्ड घी होता है। और अभी साइंस बहुत कुछ आया है जिसमें बोलते हैं कि जो आप बिलौना तरीके से घी बनाते हो वो कैसे सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं तो यही बोलूँगा सारे युवक किसान जो देख रहे हैं कि आपको आपके एरिया में कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा। अब सभी देसी घी बनाने लगे तो वापस किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो मार्केट वैसे भी सैचुरेट हो रहा है। तो आप देखो आपके आजू बाजू, आप देखो आपकी दादी क्या बना रही थी, जो भी आपके जमीन में उग रहा था उसका कुछ तो बना रही होगी 30, 40, 50 साल पहले। आप वो समझो, उसको स्टडी करो और उसको मार्केट में लाओ, क्योंकि वो आपके रीजन स्पेसिफिक है, आपके घर के स्पेसिफिक रेसिपी है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको मार्केट बहुत सारा है। ऑल्सो थिंक अगर आप गाय या डेयरी को देख रहे हो तो उसके 3 प्रोडक्ट्स है, दूध, गोबर, गौमूत्र। तो गोबर और गौमूत्र ये एक्चुअली आपका कोर प्रोडक्ट्स होना चाहिए। उससे आप खेती करो, खेती से आप क्रॉप्स निकालो, फिर वो प्रोसेस करो, और फिर दूध आप बाय प्रोडक्ट जितना हो सके, अगर आपको बाय प्रोडक्ट की तरह यूज करके उसका घी बनाओ, या फिर दूध, या फिर दही, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। बट थोड़ा होलिस्टिक जाके सब प्रोडक्ट्स यूज करो। जैसे अभी कोंकण में जो किसान है उनको तो वहां पे वो जो फल आता है
कोकम। कोकम जो आता है अभी ये कहीं और उगेगा नहीं। हम्म, अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोकम का बड़ा ब्रांड बना दे जो पूरे दुनिया में जा सके तो क्यों नहीं। अगर हम यहाँ पे बैठ के शहर के लोग वो कौन सी एरिया है जहाँ फ्रांस में वाइन बनती है वहां से उसके पूरे दुनिया में मार्केट है, तो क्यों एक किसान कोकम में बैठ के कोकम शरबत का ब्रांड ना बनाए। ऐसे भारत में यूनिक प्रोडक्ट्स हर जगह की है, उसका एक एक ब्रांड बन सकता है जो दुनिया भर जा सकता है। सर हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में शुगर इनटेक पे बोला था कि हमें कम शुगर लेनी चाहिए, तो आप अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा बदलाव ला रहे हैं सो दैट ये कंसर्न एड्रेस हो। बहुत ही अच्छा सलाह है। आज शुगर की वजह से बहुत बीमारियां हो रही है। हम तो जब खेती शुरू किया था और जब प्रोडक्ट बनाना शुरू किया उस दिन से आज तक कोई भी प्रोडक्ट में रिफाइंड शुगर रिफाइंड सॉल्ट नहीं डालते हैं, कोई भी प्रेजर्वेटिव एडिटिव नहीं डालते हैं, कोई भी कलर एसेंस परफ्यूम नहीं डालते हैं। तो ऐसे ट्रेंड्स आना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री खुद बोले तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे भी खा रहे हैं या बड़े भी जो खाते हैं उसमें 60-70% शक्कर ही होती है, क्योंकि शक्कर बहुत ही एडिक्टिव है। इसे बोला जाता है कि वो ड्रग से भी एडिक्टिव है, और एक बार उसकी आदत लग गई तो उससे फिर आपकी घर में बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। तो ऑल्सो शक्कर इज कम इन आफ्टर 1960s। जब से ये शुगर फैक्ट्रीज आ गए तब शक्कर आ गया। तो उसके पहले क्या था, उसके पहले गुड़ था, गन्ने से गुड़ बना रहे थे। तो ऑल्टरनेटिव शक्कर को काफी है। तो हम जो बनाते शुगर केन का जैगरी बनाते हैं, ऊपर से कोकोनट का भी जैगरी बनाते हैं, डेट पाम का जैगरी बनाते हैं। तो ये जो पुराने ऑल्टरनेटिव्स थे शक्कर या स्वीट खाने के वो अच्छे हैं, ना कि व्हाइट शुगर। रिफाइंड शुगर इज नॉट गुड। अब जैम पकड़ो, स्क्वॉश पकड़ो, सॉस पकड़ो, नटेलास, पीनट बटर्स, सब में 30, 35, 40% दोनों शक्कर वैसे भी दोनों तकलीफ देने वाले हैं, लेकिन व्हाइट रिफाइंड शुगर में बहुत सारे केमिकल्स है, तो वो तो मतलब जहर के बराबर है। उससे अच्छे ये जो अल्टरनेटिव्स है इसको अगर आप थोड़ी मात्रा में खाओ तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। तो सर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी लोग उतरना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो अगर आपके पास 5 एकड़ या 10 एकड़ है तो आप बिल्कुल पूरा टर्न मत करिए। आप जो प्रयोग है 1-2 एकड़ में शुरू करिए, और उसकी मार्केटिंग आप उतना ही एफर्ट आप मार्केटिंग में डालो। सोल्यूशन सिर्फ फार्मिंग बदलने से नहीं आती है। अगर आपको टोटल सोल्यूशन चाहिए तो आपको मार्केटिंग में भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो वो निकलने वाला उत्पाद है वो दिखने में अच्छा नहीं होता है, एक साइज नहीं होता है, थोड़ा अगली होता है, तो आपको मार्केट में उसका दाम नहीं मिलेगा। जब तक आप मार्केटिंग भी आप उसकी नहीं करोगे तो आप मार्केटिंग में भी उतना ही ध्यान और एफर्ट डालिए। अगर आप शहर के नज़दीक है तो कोई सोसाइटी पकड़िए, वहाँ पे आप छोटा मार्केट डालो, वहाँ पे आप ग्राहकों को बात करके भेजो। अगर आप ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब चीज़ों पे आप अपना माल भेज सकते हो तो उस पर भेजना शुरू करो। तो मार्केटिंग और खेती दोनों एक्टिवेट करो, और पहला 10-20% ज़मीन पे करो। उसमें लर्निंग्स में आपको 2-3 साल लग जाएंगे, आपके ज़मीन में क्या कम है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसमें चेंज आने में 2-3 साल लग जाते हैं। एक बार आपका ये छोटे एरिया में सक्सेस हो जाए तो फिर आप उसको बड़े एरिया में लेके जाओ। आई थिंक यदि कोई जैविक खेती करना चाहता है तो सबसे पहली सलाह ये है कि आप 2-3 महीने बहुत किसानों के यहाँ पे विजिट करो। जैसे आप यहाँ पे आए हो पॉडकास्ट के लिए, वैसे आप आइडेंटिफाई करो 6-7 फार्मर्स आपके करीब जो अच्छे हैं, और कुछ डिसाइड मत करो कि मुझे ये करना है वो करना है। आप पहले उनको विजिट करो, देखो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। वो जो प्रैक्टिकल लर्निंग आपको वो 2-3 महीने में मिलेगी, शायद आपका अंदाज पूरी तरह से बदल जाएगा जो आप सोच रहे हो। तो पहले टाइम इन्वेस्ट करो लर्न करने में, ऑन द ग्राउंड विजिट करने में, वो सबसे पहली सलाह होगी। तो सर आप गोबर और गौमूत्र जैसे ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, उसे वो कैसे यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को? तो गोबर गौमूत्र यदि आप उसको अगर फ्रेश कलेक्ट कर सकते हो और खेत में डायरेक्टली डाल सकते हो, जिसको हम जीवामृत या स्लरी कहते हैं। काफी लोग जीवामृत बनाते हैं, मतलब उसी गोबर गौमूत्र में वो अलग अलग तरह के पिट डालते हैं, गुड़ डालते हैं और जीवाणु बढ़ाते हैं। तो बेसिकली गोबर गौमूत्र है क्या, वो एक जीवाणु का सोल्यूशन है। जी।
तो वो जीवाणु यदि आप सॉइल में फ्रेश डाल सकते हो तो सबसे अच्छा, 2-3 दिन के अंदर डाल दो, या फिर आप वो गोबर को पूरा ड्राई कर दो, कंपोस्ट कर दो और फिर डाल दो। जितना गोबर गौमूत्र अगर देसी गाय का है उतना अच्छा रहेगा वर्सेस बफेलो और वर्सेस जर्सी काउस, बट उस मतलब वो बहुत कम है देसी गाय। तो मैं कहूँगा जहाँ जितना मिले, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा डाल दो। जमीन पे डालने से के अलावा आप उसको स्प्रे भी कर सकते हो, तो उसको आप एज बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसमें पत्ते डाल के दशपर्णी, पंचगव्य, ऐसे अनेक आप अलग अलग प्रकार के स्प्रेज बना सकते हो और फॉलियर आप डाल सकते हो पेड़ पे। तो मैं इससे समझती हूँ कि इस फार्म में जो भी चीजें प्रकृति से आती हैं वो प्रकृति में ही जा रही हैं, बराबर, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। ज्यादा ओवर एक्साइट होके सिर्फ गोबर और सिर्फ ये तरह की खेती करना, ये विचार करना भी गलत है। तो आप थोड़ा मॉडर्न साइंस का भी इस्तेमाल करो, जहाँ पे मॉडर्न इंटरवेंशंस है आप उसकी भी इस्तेमाल करो, नहीं तो आपकी खेती घाटी में भी जा सकती है। तो मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों का आप सुझाव लेना और फिर आप आगे बढ़ लेना। तो सर जैसे पहले आप बैंकिंग में थे, फिर आपने डिसाइड किया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएंगे, तो इस बीच आपने कोई ट्रेनिंग्स ली या फिर कहीं पे कुछ वैसे सीखा टेक्निकली? हाँ बिल्कुल, हमने एक हफ्ते की ट्रेनिंग सुभाष पालेकर के साथ लिया है। नारायण रेड्डी जो अभी गुजर गए, वो बहुत ही अच्छे जैविक किसान थे बैंगलोर में, उनके साथ 8-10 दिन लेके ट्रेनिंग लिया है। पर्माकल्चर जो सिखाते हैं भारत में, उनके कन्वर्जन में 8-8 दिन रह के ट्रेनिंग लिया है। डॉक्टर एलियन इंगम जो रोडिल इंस्टीट्यूट चलाती है यूएस में, उनके ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं। और बहुत सारे किताब पढ़े हैं जो माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इन सारे की। और जैसे इन्होंने बताया, बहुत सारे किसानों के यहाँ पे जाके खुद एक दिन रह के सीखा है और तब एक मिश्रण उसमें से निकाल के जो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है अप्लाई किया है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हम बहुत ही सक्सेसफुल है फार्मिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल सोल्यूशन मिल रहा है। बिल्कुल। आई थिंक एक फार्मर इन पर्टिकुलर जिनको विजिट किया था, उनका नाम है अशोक इंगवले। अच्छा। ये सातारा के पास फल्टन में उनका खेती है, वहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला। तो आप लोग दोनों वहाँ जाते थे और वहाँ पे पूरा दिन बिताते थे और सारी टेक्निक आपने सीखी। सर बहुत बहुत थैंक यू इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, एंड आई होप जो आपने जानकारी साझा की है उससे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है आप दोनों की, मतलब जैसे कि मैंने अभी पॉडकास्ट में भी कहा, आप दोनों एक ट्रेंड सेटर हैं। जो यंग फार्मर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में वो डेफिनेटली आपको देखते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगी कि प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपना प्यार दें, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे साझा हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।